Hello everyone, welcome back to Kaushal Bioprep. In today's lecture, we are going to discuss another topic called vitellogenesis. You can find all the topics of developmental biology recorded so far under the playlist of JKPSC Zoology, right? So let's get started with the lecture. Vitellogenesis is lecture number 3. Okay, this is lecture number 3 because this is under your unit 6 of JKPSC. This is third topic, vitellogenesis. So let's discuss it. What is it? Vitellogenesis is basically a process of yolk protein production. So yolk protein is produced during the development, right? So development के टाइम पे जो yolk protein बनता है उसकी बात चल रही है. तो vitellogenesis में प्रोटीन का प्रोडक्शन as well as the deposition and accumulation in the developing oocyte. oocyte में ही ये प्रोटीन जो है वो डेवलप होगा, प्रोड्यूस होगा. बेसिकली जब oocyte डेवलप हो रहा है साथ साथ में प्रोडक्शन होगी, डिपोजिशन होगी और accumulation होगी. ठीक है. और जितने भी ओविपेरस ऑर्गेनिज्म है, एग लेइंग बेसिकली, एंड सम ओवोविविपेरस, ठीक है, इन सब में जो है आपको वाइटलोजेनेसिस का प्रोसेस जो है देखने को मिल जाएगा. यॉक होता क्या है? व्हाट इज़ यॉक? यॉक सर्व एज द प्राइमरी एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट सोर्स. सो फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो, बिकॉज हम एग की बात कर रहे हैं और आप प्लेसेंटल मैमल्स की बात नहीं कर रहे, आप किसी विविपेरस एनिमल की बात नहीं कर रहे, तो नो डाउट वो मदर से कनेक्टेड नहीं है, राइट? तो उसको न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलेगा? तो वो एग में जो यॉक है उससे न्यूट्रिएंट जो है वो मिलने वाला है डेवलपिंग एम्ब्रियो को. So that is the primary source of energy and nutrient, right? The main yolk precursor proteins are called vitellogenin. Very important, vitellogenin. It is synthesized in the liver itself, and it is synthesized under the influence of an hormone called estrogen, which is main female hormone. And the vitellogenin is transported via bloodstream to the developing oocyte, right? So the first precursor protein is vitellogenin, which is synthesized in liver, and it is under the influence of estrogen hormone, and it is transported via bloodstream to the developing oocyte. Now once inside the oocyte, एक बार oocyte में आ गया, जो vitellogenin है it will be cleaved into yolk proteins, different type of yolk protein. बेसिकली यहाँ पे दो दिखाए गए हैं, लाइपोविटिलिन एंड फॉस्फेटिन्स. ठीक है, तो लाइपोविटिलिन एंड फॉस्फेटिन्स, दीज आर टू यॉक प्रोटीन्स विच आर बेसिकली मेड फ्रॉम क्लीविंग दी वाइटेलोजेनिन, एंड दीज आर स्टोर्ड इन द यॉक ग्रेन्यूल्स या फिर यॉक प्लेटलेट भी आप कह सकते हैं. ठीक है, तो वाइटेलोजेनिन से आपके मेन यॉक प्रोटीन बने हैं. तो बेसिकली द वाइटेलोजेनेसिस जो प्रोसेस है ये पर्टिकुलरली किस लिए है? ये ओविपेरस ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, जो एग लेग ऑर्गेनिज्म है. फॉर एग्जांपल फिशेस हो गए, एम्फीबियंस हैं आपके, रेप्टाइल, बर्ड्स. क्यों? बिकॉज द एम्ब्रियो इज डेवलपिंग आउटसाइड द मदर्स बॉडी. सो एम्ब्रियो के पास और कोई न्यूट्रिएंट सोर्स नहीं है. इट रिलाइज टोटली ऑन द रिजर्व मटेरियल विच इज़ बेसिकली योर यॉक, राइट? अदर जो ऑर्गेनिज्म है, जो हम विविपेरस ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उसमें जो एम्ब्रियो है इट इज़ डेवलप्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी, जो उसको आप वोम कहते हो, राइट? तो वोम में डेवलप हो रहा है, तो मदर की बॉडी से उसका कनेक्शन होता है, एंड थ्रू दैट कनेक्शन इट कैन गेट ऑल द न्यूट्रिएंट्स, एंड दैट कनेक्शन वी कॉल प्लेसेंटा, right? But in case of the oviparous organism that does not happen, so they need to acquire nutrient from the yolk itself. Now there are different phases of vitellogenesis. So generally there are 3 phases. First phase is called pre-vitellogenic phase, second one is called the vitellogenic phase, and then there is vitellogenic phase के बाद there is post vitellogenic phase which is also called the maturation phase. तो एक एक करके हम तीनों को देखेंगे. First one is pre-vitellogenic phase. तो in this phase oocyte is small and it contains minimum yolk. तो ज़्यादा yolk अभी बना नहीं है, ठीक है, बट इस फेज़ में क्या होता है, oocyte की ग्रोथ बहुत अच्छे से देखी जा सकती है. तो oocyte ग्रो रैपिडली, न्यूक्लियस जो उसका है वो एनलार्ज हो जाएगा, एंड जोना पेलोसिडा स्टार्ट्स फॉर्मिंग. वर्टिब्रेट्स में जोना पेलोसिडा जो है वो मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटसाइड द oocyte. आपको पता होगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं, तो जोना पेलोसिडा जो है वो बननी शुरू हो जाती है. एंड अगेन बिकॉज oocyte इज डेवलपिंग इनसाइड द फॉलिकल, तो फॉलिकुलर सेल्स बिकेन प्रिपेयरिंग फॉर वाइटेलोजेनिक अपटेक, बिकॉज वही सेल्स हैं जो अपटेक करेंगे पहले इस प्रोटीन का, राइट? सेकेंड वन इज़ द वाइटेलोजेनिक फेज. ये एक एक्टिव फेज रहेगा आपका, जिसमें यॉक का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है. ठीक है, लिवर जो है वो बेसिकली सिंथेसाइज करेगा वाइटेलोजेनिन को,
तो वाइटेलोजेनिन जो है आपका जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है, इट इज सिंथेसाइज इन द लिवर और सिंथेसिस अंडर द एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन है। तो जब बनना शुरू होता है ना, दैट मेन फेज इज कॉल्ड वाइटेलोजेनिक फेज, ठीक है। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। देन ये जो एक्टिव फेस है जो आपका बेसिकली लिवर में हो रहा है, लिवर सिंथेसाइज कर रहा है, तो ये जो वाइटेलोजेनिन है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड स्ट्रीम के थ्रू एंड इट इज़ सिलेक्टिवली टेकन अप बाय द ग्रोइंग oocyte एंड when growing oocyte take up this vitellogenin, so there is something called receptor mediated endocytosis. Endocytosis क्या होता है? If this is a cell, there is some material outside, तो ये जो सेल है इसके अंदर आना चाहिए। तो कैसे आ सकता है? इस सेल के पास कुछ रिसेप्टर होगा, उस रिसेप्टर से ये बाइंड करेगा एंड देन इनगल्फिंग हो जाएगी, ऐसे वेसिकल बनेगा और अंदर को आ जाएगा, ठीक है। सो रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस द प्रोसेस थ्रू विच वाइटेलोजेनिन इज ट्रांसपोर्टेड एंड टेकन अप बाय द ग्रोइंग oocyte. इनसाइड द oocyte इसको एंजाइमेटिकली जो है प्रोसेस किया जाएगा एंड देन इट विल बी स्टोर्ड। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि दो जो टाइप के मेन प्रोटीन्स हैं उनमें कन्वर्ट किया जाएगा इसको, ठीक है। Then there is post vitellogenic phase, which is basically maturation phase. Then in this phase yolk accumulation ceases, that means no more yolk will be accumulated. oocyte finally undergoes final maturation also. Nucleus जो है it migrates toward the periphery and the cytoplasmic rearrangement now occurs. जब ऐसा होता है पोस्ट वाइटोजन फेज में तो पेरिफेरी पे न्यूक्लियस चला जाएगा और बाकी साइटोप्लाज्मिक रीअरेंजमेंट में हो रही है। तो एग इज नाउ प्रिपेयर्ड फॉर ओवुलेशन एंड ऑल्सो फर्टिलाइजेशन, राइट। तो इस टाइम पे फॉलिकल से जो है आपका oocyte जो है उसको एक्सपेल कर दिया जाएगा एंड देन दी फर्टिलाइजेशन कैन अकर, राइट। नाउ वाइटेलोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है विच इज़ अंडर ऑल्सो द कंट्रोल ऑफ द हार्मोन, राइट। एक तो मैंने अभी आपको बताया ही हार्मोन, उसके अलावा इट इज़ टाइटली रेगुलेटेड एंड देयर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन? फर्स्ट जो सिग्नल है that is comes from the hypothalamus and then pituitary gland is involved and finally the gonadal hormones. So hypothalamic regulation की अगर बात करें, hypothalamus releases gonadotropin releasing hormones, GnRH जिनको आप कहते हैं. These hormones do nothing, basically they just go to another gland, that is the pituitary gland, and they stimulate the pituitary gland. Then what happens in second step? The pituitary gland has two phases. The anterior pituitary gland will secrete the gonadotropin जिनको आप कहते हैं, gonadotropin hormone. तो यहाँ पे दो तरह के हैं, there are two types, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone. So these two hormones will be released from the anterior pituitary. The follicle stimulating hormone is the one which promotes the follicular development and it stimulates the ovarian estrogen secretion. Now this is very important. The follicular cells basically secrete the estrogen and this estrogen is required for vitellogenesis. Second hormone, the LH, it is responsible for expulsion of the oocyte from the ovary, follicle, basically follicle rupture करता है तो ovulation जो है वो होता है and late stage oocyte maturation के लिए भी important है LH, right. फाइनली जो ओवेरियन एस्ट्रोजन इज प्रोड्यूस, तो ये सारा तामझाम ओवेरियन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हो रहा था। तो ये करेगा क्या? तो ओवेरियन एस्ट्रोजन का जो एक्टिव फॉर्म है दैट इज कॉल्ड द एस्ट्राडियोल, E2 भी इसको कहते हैं, मतलब लिखने के लिए आप एक्रोनिम E2 यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज सिक्रीट बाय द ओवेरियन ग्रैनुलोसा सेल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Which cells secrete this? Ovarian granulosa cells secrete and it is a primary inducer of something called hepatic vitellogenic synthesis. मैंने आपको बोला था ना वाइटेलोजेन कहाँ पे बनता है? लिवर में बनता है। तो उसके लिए जो इंड्यूसर है दैट इज एस्ट्रोडियोल, राइट. एस्ट्रोजन बाइंड्स टू दी hepatic estrogen receptors. Once estrogen is formed, it will bind to the hepatic estrogen receptor and then it activate the transcription of the gene which is responsible for production of vitellogenin protein. तो वाइटेलोजेनिन जीन का जो आप कह लीजिए ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद ट्रांसलेशन होगा तो आपको वाइटेलोजेनिन प्रोटीन मिल जाएगा. सो दैट्स हाउ एस्ट्रोजन इज रेगुलेटिंग ऑल दिस, राइट. तो हिपैटिक वाइटेलोजेनिन सिंथेसिस की अगर हम बात करें तो वाइटेलोजेनिन जो है वो है क्या? बेसिकली एक प्रोटीन है but it is not a simple protein. It is a glycolipophosphoroprotein. मतलब there is sugar molecule, there is lipid molecule, there is phosphate and there is protein.
इतना सारा जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है. सो दिस इज प्रोड्यूस इन द लिवर. इट इज ट्रांसपोर्टेड विया ब्लड स्ट्रीम टू द डेवलपिंग oocyte दैट वी हैव डिस्कस. नाउ व्हेन oocyte अपटेक इट ऑल्सो प्रोसेस इट. oocyte जो है इसके पास स्पेसिफिक आप कह लीजिए रिसेप्टर हैं वाइटलोजेनिन के लिए. अगर ये oocyte है, यहाँ पे एक रिसेप्टर है, ये वाइटलोजेनिन, ये बाइंड करेगा तो इसको अपटेक कर लिया जाएगा विया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, राइट. तो एंडोसाइटोसिस हो गया तो वाइटलोजेनिन कहाँ पे चला गया, इनटू द oocyte, लेकिन वो वेसिकल्स में चला जाता है. दूज वेसिकल आर कॉल्ड यॉक वेसिकल्स, ठीक है. Inside the oocyte, the vitalogenin is basically cleaved into two proteins. First is the lipovitallin and second is the phosphatin. Lipovitallin जो है this is provides lipid for the energy, राइट. क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए इसमें ग्लाइकोलिपिड फॉस्फोप्रोटीन है ना ये, तो इसमें से लाइपोवाइटलिन जो है दिस इज लिपिड पोर्शन विच प्रोवाइड्स फॉर एनर्जी. एंड फॉस्फेटिन इट इज़ रिच इन फॉस्फोरस विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिक फंक्शन. सो बोथ फंक्शंस विल बी गेटिंग यू फ्रॉम दिस. ये जो एम्ब्रियो है वो दोनों को यूज़ करेगा, एक को एनर्जी के लिए, दूसरे को मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए. तो ये नाम आपने याद रखने हैं. रिमेंबर द नेम लाइपोविटलिन एंड फॉस्फेटिन, ठीक है. देन ये तो आपने प्रोसेस कर लिया कंप्लीट. नाउ इफ़ यू सी वाइटलोजेनेसिस अक्रॉस डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप्स, क्योंकि हमें सिलेबस में मेंशन नहीं किया है कि हमें किस में पढ़ना है, तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट वर्टिब्रेट. तो वर्टिब्रेट्स में होगा, लेकिन द एक्सटेंट ऑफ योर एक्यूमुलेशन विल डिफर अमंग वर्टिब्रेट्स. वाई? बिकॉज सबका रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी सेम नहीं है. द रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी इज डिफरेंट. सो विल टॉक अबाउट फिशेस फर्स्ट, राइट. सो फिशेस जो है मोस्ट आर ओविपेरस एंड दे अंडरगोज एक्सटेंसिव वाइटलोजेनेसिस. जो ओविपेरस फिशेस है उसमें बहुत ज़्यादा वाइटलोजेनेसिस आपको देखने को मिलेगा. दैट मीन्स यॉक रिच एग होंगे, बहुत ज़्यादा यॉक जो है वो प्रोड्यूस होगा. लेकिन कुछ स्पीसीज हैं विच एग्जिबिट इंड्यूस वाइटलोजेनेसिस इन रिस्पॉन्स टू सीजनल क्यूज. दैट मीन्स ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम हो रहा है, पर सीजन जब होगा तो सीजनल क्यूज के अकॉर्डिंग उसमें वाइटलोजेनेसिस होगा. देन देयर इज टिलियोस्ट फिश. बोनी फिशेज में they use vitalogenesis as a biomarker of the endocrine disruption in pollution studies also. तो वाइटलोजेनेसिस को पोल्यूशन स्टडी से भी रिलेट किया गया है. तो इट इज़ अ बायोमार्कर ऑफ एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन, क्योंकि अगर पोल्यूशन है तो एंडोक्राइन ग्लैंड अच्छे से काम नहीं करेंगे तो प्रॉपर यॉक फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है. नेक्स्ट इज दी एम्फीबियंस. सो इफ़ यू सी एम्फीबियंस, जैसे फ्रॉग की अगर हम बात करें, दे हैव डिस्टिंक्ट वाइटलोजेनिक पीरियड इन देयर रिप्रोडक्टिव साइकिल. तो ऐसा नहीं कि ऑल द टाइम हो रहा है, एक प्रॉपर पीरियड है जिसमें वाइटलोजेनेसिस होना है. यहाँ पे देयर यॉकी सप्लाई सपोर्ट्स फ्री लिविंग एक्वाटिक लार्वे, सो दैट इज टैडपोल्स. तो यहाँ पे यॉक आपके एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के साथ साथ लार्वे को भी क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स की अगर बात करें, रेप्टाइल्स एग्स जो हैं दे कंटेन्स लार्ज यॉक रिजर्व. इसमें बहुत ज़्यादा यॉक रिजर्व होता है. एंड दे सपोर्ट द डायरेक्ट डेवलपमेंट. कुछ स्पीसीज़ में डायरेक्ट डेवलपमेंट में भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है. और बहुत सारे जो आपके रेप्टाइल्स हैं दे एग्जिबिट सीजनल वाइटलोजेनेसिस दैट इज ट्रिगर्ड बाय द एनवायरमेंटल क्यूज. अगेन ऑल द टाइम नहीं होगी, सीजन के अकॉर्डिंग वाइटलोजेनेसिस वहाँ पे होगी. जैसे एनवायरमेंट कंड्यूसिव होगा तो वाइटलोजेनेसिस जो है वो ट्रिगर हो जाएगी. मतलब एनवायरमेंट किसको ट्रिगर करेगा, एंडोक्राइन सिस्टम को, ठीक है, बिकॉज हार्मोन के ऊपर बेस्ड है सारा ये. देन कम्स द बर्ड्स. सो इफ़ यू टॉक अबाउट बर्ड्स अंडरगोज रैपिड वाइटलोजेनेसिस, बहुत फास्ट रहता है इनमें. एंड दे प्रोड्यूस लार्ज एंड न्यूट्रिएंट रिच एग्स ऑल्सो. एंड द वाइटलोजेनिन डिराइव्ड यॉक जो है इट सपोर्ट्स कंप्लीट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनसाइड द एग. फॉर बर्ड्स सीजनल नहीं है, दिस इज रैपिड, कॉन्टिन्यूस एंड कंप्लीट डेवलपमेंट में इन्वॉल्व है. एवियन वाइटलोजेनेसिस इज द हाईली सिंक्रोनाइज विद ओव्यूलेशन साइकिल. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ओव्यूलेशन साइकिल तो चलता ही रहता है, ऐसा तो नहीं है कि सीजन पे होगा. तो उसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनाइज्ड है बर्ड्स का वाइटलोजेनेसिस, राइट. देन लास्टली मैमल्स. तो प्लेसेंटल मैमल्स की अगर हम बात करें तो वी हैव मिनिमल वाइटलोजेनेसिस. इट मेक्स सेंस बिकॉज द एम्ब्रियो इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द यॉक एट ऑल. नॉट आप कह लीजिए 0.5% डिपेंडेंसी है उसकी यॉक पे. मेटर्नल न्यूट्रिशन उसको सारा प्लेसेंटा के थ्रू मिल जाता है. बट इफ़ यू सी मोनोट्रीम्स, जिसमें प्लैटिपस और एकिडना आते हैं, ये कौन से हैं आपके, ये एग लेइंग मैमल्स हैं. दे अंडरगो सिग्निफिकेंट वाइटलोजेनेसिस बाय बिकॉज दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एग. तो उस एग में उसको यॉक भी चाहिए होगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द मैमल द प्रोसेस ऑफ द वाइटलोजेनेसिस कैन वेरी. So this is vitalogenesis. Now lastly let's talk about its evolution and ecological significance. सबसे पहले first is the adaptive strategy. So the amount of yolk which is produced
is directly influencing the embryonic development strategy. Because if you see the direct development, वहाँ पे जो है यॉक का कितना रोल है, और लार्वल स्टेजेस में अगर आप देखेंगे तो कितना रोल है वो वेरी कर जाएगा, राइट. जैसे मैंने अभी टैडपोल का बताया, टैडपोल्स रिक्वायर्स यॉक, राइट. तो अडेप्टिव स्ट्रैटेजी क्या है, डिपेंडिंग ऑन द यॉक यू कैन या अमाउंट ऑफ यॉक यू कैन से द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी क्या है उस ऑर्गेनिज्म की. Second, reproductive fitness. Species with higher vitellogenic production often invest more in fewer and well developed offspring, क्योंकि of course उनको पता है कि egg में अगर यॉक प्रोडक्शन ज़्यादा है तो द चांसेस ऑफ सर्वाइवल इज़ मोर, इजंट इट. तो वो एक ही आप कह लीजिए वो दे विल इन्वेस्ट मोर इन द वेल डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग. देन ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत ज़्यादा नंबर आप कह लीजिए में प्रोड्यूस करेंगे. उनके एग्स हो सकता है फ्यू हो, लेकिन वो फ्यू नंबर में ही वेल डेवलप्ड ऑफस्प्रिंग जो है वो प्रोड्यूस कर लेंगे. तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी उससे रिलेटेड है. देन देयर कम्स द एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन. अब ये जो डिस्ट्रप्शन है वह उसको हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ में भी यूज़ इट. तो एंडोक्राइन डिस्ट्रप्शन इज़ काइंड ऑफ अ इंडिकेटर ऑफ एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स ऑफ लॉट ऑफ टाइप. लाइक आप कह लीजिए एस्ट्रोजेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ, जैसे कि यहाँ पे जीनो एस्ट्रोजेंस कह लीजिए, जो पेस्टिसाइड्स में होते हैं या प्लास्टिक्स में है, दे कैन इंटरफेयर विद द वाइटलोजेनेसिस. दैट मीन्स अगर ये पेस्टिसाइड जो जिसमें जीनो एस्ट्रोजन है अगर ये एनवायरनमेंट में है, सो इट विल अफेक्ट दी वाइटलोजेनेसिस. अगर वाइटलोजेनेसिस प्रॉपर नहीं होती है तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी फ़र्क पड़ेगा एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के, विच आर बेसिकली ओविपेरस, राइट. सो दीज थ्री थिंग्स आर इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑल्सो, राइट. Now, so conclude all this. वाइटलोजेनेसिस एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है. इट इज़ हार्मोन रेगुलेटेड. आई हैव टोल्ड यू मेन जो है दैट इज़ द एस्ट्रोजन, पर द फॉर्मेशन ऑफ एस्ट्रोजन इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन द FSH, LH and that depends on the GnRH, right. So this is a whole कह लीजिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, राइट. तो इस तरह से चलेगा ये ऐसे. सो इसकी वजह से होगा यॉक फॉर्मेशन, और ये ओविपेरस वर्टिब्रेट में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. रिप्रोडक्टिव सक्सेस भी इस पर डिपेंड करती है और स्पीसीज सर्वाइवल भी इस पर डिपेंड करता है, राइट. सो व्हाट आर द की टेकअवेज फ्रॉम दिस लेक्चर. द वाइटलोजेनिन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ सिंथेसाइज्ड इन लिवर. इसका नेचर मैं आपको बता चुकी हूँ. इट इज़ कंटेनिंग लिपिड भी होता है इसमें आपका थोड़ा सा शुगर का कंपाउंड भी है, ठीक है, ग्लाइकन भी है. एंड देन देर इज़ फॉस्फेट ऑल्सो, और उसका अलग से यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एस्ट्रोजन. देन उस साइड जो है इट टेक वाइटलोजेनिन विया रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, उसके पास स्पेशल रिसेप्टर होगा. देन वाइटलोजेनेसिस जो है आप डिफरेंट वर्टिब्रेट ग्रुप में अगर देखेंगे तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज उनकी अलग अलग हो जाएंगी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द अमाउंट ऑफ द यॉक दे डेवलप, राइट. And it is also used as a biomarker for the environmental endocrine disruption. So this is it. So now you know about vitalogenesis as much as it is required for your paper. If you like this video, you understand the concept. अगर आपको concept समझ आया है तो of course you like the video itself and you comment down if you have any suggestion, and also share it with your friends or students who may be benefited from the video. And finally, subscribe to the channel to support the channel and stay connected from upcoming lectures. Every day new lectures will be posted on the channel. Thank you so much. I will see you all in the next video lecture.